नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं सांसद से संवाद। और सांसद से संवाद में आज हम बात करेंगे उड़ीसा कंधमाल से बीजेडी के सांसद प्रोफेसर अच्युतानंद सामंता से। और हम बता दें कि अच्युतानंद सामंता शिक्षाविद हैं, समाज सेवी हैं। समाज में कार्य करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारे सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी में। नमस्ते। और आपका मैं पूरा जीवन देख रहा था और जीवन देखते देखते मुझे लगा कि एक ऐसी यात्रा देख रहा हूँ जो अपने आप में बहुत विकट यात्रा है, लेकिन इस विकट यात्रा को आपने सुखद यात्रा की ओर कैसे मोड़ दिया? कैसे शुरुआत हुई आपकी? अब देखिए, आप ही बोले विकट यात्रा था, सुखद यात्रा हो गया है जी। इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं तो ऊपर वाला को ही देता हूँ, ऊपर वाला को ही दूंगा, जो मुझे 4 साल उम्र से पिताजी का देहांत का बाद एक छोटा गांव से, उड़ीसा का छोटा गांव से, इतना गरीब परिवार से मुझे आशीर्वाद करके यहाँ तक पहुँचाए हैं, जाकि मैं आपका सामने बैठा हूँ और कुछ व्यूअर्स भी देखते होंगे मुझे। तो ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष मेरा जानकारी के लिए खूब कम आदमी का भाग्य में आया होगा। और ये जो सुखद भी हो गया है, इतना नीचे से आके इतना ऊपर तक पहुंचना, भाई इतना संघर्ष गरीबी के साथ करके एक छोटा गांव से इतना बड़ा सुखद मिलना, आज जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये भगवान का कृपा है। मैं इसलिए सब टाइम भगवान को ही इसका श्रेय देता हूँ। और इसका बारे में बोलने से घंटा घंटा लग जाएगा, मेरा संघर्ष का बारे में बोलने से और भगवान का आशीर्वाद का बारे में बोलने से। लेकिन मुझे पता है आप लोग को मैंने ज़रूर उम्मीद हो जाएगा, जो एक बच्चा ने जो 4 साल उम्र से अपना पिताजी को खोए थे, अनाथ हुए थे, 7 भाई बहन, विधवा माँ, उड़ीसा का एक छोटा गांव में, हाथ में कुछ भी नहीं है, कैसे पल पल गरीबी में बढ़ के आए हैं। तो ये जिसको समझना है समझ जाएंगे। तो मैं वैसे एकदम गरीबी अनाहार से बढ़ के आया हूँ 1970 से, 1970 से, जब 4 साल उम्र से पिताजी का देहांत हुआ। तो इतना गरीबी में आज तक भी नहीं देखा हूँ। हम लोग 8 परिवार सदस्य जो भाई बहन मिलके इतना गरीब थे, मैं उसको 2 लाइन में बोलता हूँ, जो हम लोग इतना गरीब थे, 2 दिन में 2 पट रोटी मिलना मुश्किल होता है। अरे मेरा माँ का भी सेकंड पैर साड़ी नहीं होता है, जो नहाने के बाद परिवर्तन करेंगे, वे चेंज करेंगे। वैसे गरीबी को मैं बचपन से देख के यहाँ पर पहुँच गया हूँ। ये ऊपर वाला का मेहरबानी है। मैं ऊपर वाला को ही मेरा सब सफल के लिए कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए, जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनके लिए कहा जाता था गुदड़ी के लाल, और वही जो है आपके लिए भी कहा जा सकता है। शिक्षा जब आपकी प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई? आपने कहा कि पिताजी बहुत छोटे थे, आप वो छोड़कर चले गए, फिर किसने आपको सहारा दिया, सहयोग दिया, समर्थन दिया कि आप शिक्षा के क्षेत्र में एक के बाद एक? वो भी आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछे। गांव में हम लोग बढ़े जी। तो ऐसे में 5 साल उम्र से गांव में वो जो यूपी स्कूल था, तो प्राइमरी स्कूल जिसको बोलते हैं अभी भी, तो ये प्राइमरी स्कूल था। ऐसे बच्चे लोग का साथ में खेल रहा था, तो स्कूल का सामने वो हेडमास्टर को पता चला। फिर वो आके देखा तो सब बच्चे भाग गए, मैं खड़ा हो गया वो हेडमास्टर का सामने। फिर हेडमास्टर बोले, तुम नहीं पढ़ते हो क्या? बोली, पढ़ना क्या होता है मुझे पता नहीं है। ओहो। फिर बोला, अरे तुम अभी तक नाम नहीं लिखाया? बोली, मेरा तो नाम लिखाने के लिए कोई आदमी नहीं है। बोला, तुम पढ़ने के लिए चाह रहे हो? बोले, हाँ ज़रूर पढ़ने के लिए चाह रहा हूँ। कल मैं तुम्हारा नाम दाखिल करता हूँ स्कूल में, तुम कल से स्कूल आ जाना। फिर मैं पूछा, पैसा नहीं पड़ेगा? बिकॉज मेरा पिताजी नहीं है, कोई पैसा देने के लिए नहीं है। कहा, नहीं तुम्हारा पैसा नहीं पड़ेगा, ये गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, तुम आके नाम दाखिल करो। फिर वो मुझे ले गए, बैठ के प्राइमरी स्कूल में मेरा नाम लिखा लिए। फिर मैं आके माँ को बोला, विधवा माँ को, जो हर दिन मैंने जूझ रहे थे कैसे इतना बड़ा परिवार को चलाए। तो मेरा स्कूल में नाम दाखिल हो गया, मैं कल से स्कूल जाऊंगा। तो मेरा माताजी अभी नहीं है, गुजर गए हैं 2 साल पहले। तो बहुत खुश हुए जहाँ मेरा बेटा का नाम दाखिल हो गया। बिकॉज जो भी कभी सोचे नहीं थे, सास भी नहीं किए थे जो बेटा को पढ़ाऊंगा गरीब परिवार में। उस टाइम में जी 1970 में
तो ऐसे होके नाम दाखिल हो गया। दूसरा बात आप जो पूछ रहे हैं कैसे हुआ, हम लोग सब 7 भाई बहन इधर उधर काम करके, माताजी बहुत संघर्ष किए ये करके, साथ साथ हम लोग पढ़ाई भी कर रहे थे। वही पढ़ाई किया था बोल के आज मेरा माध्यम से लाखों बच्चे को मैं जीवन दान कर पा रहा हूँ। वही पढ़ाई नहीं करता उस टाइम से आज मैं भी अनपढ़ होता, मैं भी कुछ इधर उधर कुछ कुली काम करते रहता और कुछ भी करते रहता, लेकिन मैं लाखों बच्चे का मुंह में जो हंसी फुटा रहा हूँ अभी 30 साल हो गया समाज सेवा माध्यम से, शिक्षा माध्यम से, वो कभी कर नहीं पाता। फिर आपने ग्रेजुएशन किया, बीएससी की, एमएससी की, डॉक्टरेट किया, ये इसके लिए भी आपको सहयोग मिला? हाँ, मैं 12th बोर्ड तक बहुत कष्ट किया था गांव में जी। आसपास जो स्कूल में पढ़ा, 8 किलोमीटर दूर हाई स्कूल है वगैरह उसमें। एंड बाय दैट टाइम मेरा बड़ा भाई, जब मैं 12th पास किया, मेरा बड़ा भाई एक नौकरी में लग गए थे, तो वो फिर 100 रुपया पर महीना उस टाइम में देने लगे। मैं भी ट्यूशन किया बच्चे लोग को, मैं भी 100-200 रुपया इनकम किया, सो 300 रुपया हो जाता था महीने में, खाना पीना सब कुछ करना। फिर मैं कॉलेज मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे पढ़ाई सब कंप्लीट किए। पीएचडी तो मैं बाद में किया। उसके बाद मैं लेक्चरशिप नौकरी ज्वाइन कर लिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री। एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में लेक्चरशिप ज्वाइन कर लिया। तो लेक्चरशिप ज्वाइन करके मेरा परिवार को भी दायित्व में ले लिया, बिकॉज दोनों भाई बहन का शादी होना था दोनों। मैं जब लेक्चरशिप ज्वाइन किया उसके बाद मेरा ऊपर जो 2 भाई थे वो लोग शादी किए, तो मैं परिवार का दायित्व ले लिया, फिर लेक्चरशिप कर रहा था। और आपने विवाह भी नहीं किया? नहीं, विवाह किन वजहों से नहीं किया? क्या आप जिस तरीके से आपको सहयोग मिला पढ़ाई करने के लिए, आपने हज़ारों बच्चों के लिए रास्ता खोल दिया शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो आप उसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि विवाह की तरफ ध्यान नहीं दिया, या आपने सोच समझकर आपने कहा कि विवाह नहीं करना है, समाज को समय देना है? आप ही क्वेश्चन किए, आप भी उत्तर दे दिए, आप भी प्रश्न किए, आप भी उत्तर दे दिए। बहुत अच्छा प्रश्न मुझे पूछे। देखिए, विवाह करने के लिए एक आदमी का पास सोच होना चाहिए, सोचना चाहिए, उसका मुंह में उतना हंसी वगैरह कुछ आनंद होना चाहिए। मैं जो सोचता हूँ आज तक मेरा उतना हंसी खुशी आनंद कभी नहीं आया है। एक तो देखिए 4 साल उम्र से पिताजी को खोने का बाद जब मैं इतना संघर्षपूर्ण जीवन यापन किया, एंड आज क्या करेंगे, काल क्या खाएंगे, ये सब चिंता हुआ। तब जब नौकरी शुरू किया मैं एट द एज ऑफ 22, तो उस टाइम इमीडिएटली परिवार का दायित्व लिए, दोनों भाई शादी कर लिए। उसके बाद मुझे 25 साल उम्र हुआ था, 25-26 साल में 2 संस्था शुरू किया था, जिसका नाम है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी किट और एक है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस किस। दोनों संस्था को 2 किराए मकान में 5,000 रुपये में 92 में मैं शुरू किया था। अच्छा। एंड यू कैन इजीली इमेजिन, 2 संस्था को 5,000 रुपये में 2 किराए मकान में शुरू किया था 92 में। उस जमाने में आज दोनों संस्था को मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, सारा वर्ल्ड अप्रिशिएट करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और उसके लिए मैं जो संघर्ष किया हूँ, जो कष्ट किया हूँ, जो दुख निभाया हूँ, मैंने हिमालय जैसे दुख को मैं ओवरकम किया हूँ, 25-26 साल उम्र से अभी तक पहुँचा हूँ। तो ये जो एंटायर जिंदगी चला गया मेरा यूथ पीरियड एंड बचपना भी चला गया, इसके अंदर कभी मैं शादी करने के लिए सोच ही नहीं पाया कि मेरा मन में कभी आनंद खुशी नहीं आया जो मैं अपने आप शादी करके कुछ करे अपने लिए। तो आज तक कभी मैं शादी के लिए सोचा नहीं। और इस सिलसिले में आपको बताने के लिए चाह रहा हूँ, मैं शादी एक नहीं किया, सबसे अच्छा काम किया, जिसके वजह से लाखों बच्चे का मुंह में हंसी फुटा रहा हूँ। कलिंगा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस, जहाँ पर 50,000 से ज़्यादा गरीब आदिवासी बच्चे माने हंसी खुशी में वो लोग का जीवन पाते हैं कि माने 20,000 पास कर चुके हैं, 30,000 अभी कैंपस में है। 20,000 छात्र पास कर चुके हैं आदिवासी बच्चे। अच्छा। 30,000 गरीब आदिवासी बच्चे केजी से लेके पीजी तक। वंस दे जॉइन दे लीव विद द हायर एजुकेशन जॉब इन द हैंड्स। तो उसको फिर मैं चला रहा हूँ कीट यूनिवर्सिटी का माध्यम से, जो एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिजिंग यूनिवर्सिटी इन द कंट्री एंड ऑल्सो बियॉन्ड कंट्री, जहाँ पर 30। लेकिन एक यूनिवर्सिटी चलाने के लिए आपको राशि चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। आपने कहा कि शुरुआत आपने छोटी सी जगह से की थी, किराए के मकान से की थी, आज अपने आप में वो एक विशाल यूनिवर्सिटी का स्वरूप ले चुकी हैं दोनों यूनिवर्सिटी। तो कहाँ से, किस तरीके से आप
जुटाते हैं देखिए धन? इनिशियली तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज उस टाइम देखिए नाइदर उड़ीसा इज नोन टू आउटसाइड उड़ीसा सो वेल, नाइदर देर वॉज एनी ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन बाय द बैंक टू गिव लोन, इवन पीपुल आर नॉट विद द मनी। अभी आप किसी को 5,000 रुपया उधार मांगेंगे, वो बोलेंगे तुम 50,000 रुपया रखो, मुझे बाद में देना। सो इनिशियल पीरियड अप टू 96 इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, जहाँ पर मैं हैंड लोन करके इससे उससे मांग के मैं कीट किस्त दोनों को आस्ते आस्ते बढ़ाया। एंड वंस अपॉन ए टाइम, एक टाइम था 95-96 में जहाँ पर मेरा हैंड लोन हो गया था 16 लाख रुपया उस टाइम, एंड देयर इज नो वे टू repay the hand loan to the people, and people are demanding to get back their money, and I was hiding from them, and one day I decided to commit suicide, because मेरा कुछ बैकिंग नहीं है, बैंकिंग नहीं है, कहाँ से 16 लाख रुपये को रिपेट करे। तो भगवान का कृपा है, एक बैंक आया, हम लोग को एक लोन दिया 25 लाख का, तो मैं 10 लाख रुपया इमीडिएटली हैंड लोन रिपे किया। उसका बाद से स्टार्टिंग किया कैंपस वन। From that day I had never looked back, went on where I am today. तो आपका मानना है कि ये ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ईश्वर ने आपकी उंगली पकड़ ली थी, या फिर आप ईश्वर की उंगली पकड़कर चलते रहे? ईश्वर ने मेरा उंगली तो पकड़ ली थी 4 साल उम्र से जी, अभी पकड़े नहीं, 4 साल उम्र से पकड़ ली थी। नहीं तो कैसे एक बच्चा को उस टाइम से इतना अच्छा से केयर लेके लाएंगे 25-26 साल उम्र तक जी। मैं तो वेवर्ड हो जाता, कहीं भटक जाता। ये गांव में कोई नहीं है, मेरा सिर में हाथ रखने के लिए कोई नहीं था, गांव में बच्चा भटक जाते। तो लेकिन भगवान का बराद है, इस समाज के लिए इतना सेवा करेगा आदिवासी लोग को, तो उसको लाना था, वो मुझे ले आए उंगली पकड़ के, आप जो बोल रहे हैं। उसका बाद भी आशीर्वाद किए, जहाँ कीट किस्त दोनों बहुत अच्छा बन गए, जिसका माध्यम से मैं समाज के लिए इतना सब कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। जी, ये तो आपकी पूरी यात्रा है राजनेता या फिर सांसद बनने से पहले। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और सांसद कैसे बने, राजनीति में कैसे आपका प्रवेश हुआ और सांसद बनने के बाद आपकी क्या योजना है, उस बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और सांसद से संवाद में अपने इस खास संवाद को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद सांसद से संवाद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सांसद से संवाद में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अच्युतानंद सामंता, और हम लोग ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे कि ये तो आपकी किस तरीके से आपका लालन पोषण हुआ, किस तरीके से शिक्षा हुई और किस तरीके से आपने शिक्षा देना प्रारंभ किया, लेकिन राजनीति में क्यों कर प्रवेश हो गया? समाज सेवा के माध्यम से? जरूर, 28 साल हो गया मैं समाज सेवा कर रहा हूँ इन ट्रू सेंस में जी। मैं बैचलर हूँ, अकेला हूँ, बहुत सिंपल लाइफ लीड करता हूँ, एक छोटा किराया मकान में रहता हूँ मैं। अच्छा, अभी भी किराए के मकान में रहते हैं? हाँ, छोटा किराया मकान में रहता हूँ। मेरा नाम में किसी को कहीं पर कुछ भी नहीं मिलेगा, कहीं पर भी। इवन मैं जब नॉमिनेशन किया लास्ट ईयर राज्यसभा MP के लिए, मेरा टोटल एसेट है 3,40,000 रुपया, जो बैंक में डिपॉजिट था मैंने उतना ही है। मेरा नाम में कहीं पर कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरा ओनली मैंने खुशी है जो गरीब का मुंह में खुशी देखना। तो ये जो 28 साल हो गया मैं काम कर आ रहा था उड़ीसा जैसे राज्य में, हम लोग का जो माननीय मुख्यमंत्री है श्री नवीन पटनायक जी, वो बहुत अच्छे आदमी है, इतना प्यारे आदमी है, इतना अच्छा आदमी है, इतना सरल निर्मल सब कुछ है। तो जो आदमी अच्छा काम करता है स्टेट में, ज़रूर उसका नज़र में आते हैं। तो उसका नज़र में मैं आया हूँ। तो नवीन पटनायक जी मैं बहुत आभारी हूँ नवीन पटनायक जी का, जो वो मुझे पहले लास्ट ईयर राज्यसभा मेंबर सडनली कर दिए। तो मैं राज्यसभा मेंबर बना था। फिर 1 साल के बाद अभी जब लोकसभा इलेक्शन शुरू हुआ मार्च में, फिर नवीन पटनायक जी का आज्ञा हुआ जी आपको भी लोकसभा लड़ना ही पड़ेगा कंधमाल से। तो मैं राजी हो गया, इसलिए राजी हुआ एंड मैं आभार व्यक्त करता हूँ और एक बार नवीन पटनायक जी को, बिकॉज मुझे पता है 28 साल हो गया मैं जो समाज सेवा कर रहा हूँ, I am confined within only kit and kiss. So, politics is a bigger platform to serve the people in the society.
समाज में अगर आदमी मन में आपके समाज सेवा की भावना हो तो नहीं, हाँ नेचुरली समाज सेवा का भावना सबका ये में नहीं होता है। जी। जब मैं मेरा बचपन से ही समाज सेवा कर रहा हूँ, मेरा एंटायर यूथ पीरियड में समाज सेवा में दे दिया हूँ, तो समाज सेवा को और भी आगे बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होने से बहुत अच्छा है जी। एंड अच्छा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो मुझे एक अच्छा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिल गया। नवीन पटनायक जी मुझे कंधमाल में खड़ा कर दिए। ही इज़ वेरी पॉपुलर इन द स्टेट। फॉर 5th टाइम ही हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द उड़ीसा स्टेट। तो मैं इमीडिएटली राजी हो गया एंड कंधमाल में लड़ा एंड मैं देखा आदमी लोग का भी इतना प्यार है, बिकॉज जो 28 साल हो गया मैं जनसभा जो कर रहा था, मैं उतना कुछ नहीं, ऐसे ही कंधमाल पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी घूम के आ गया, बहुत अच्छा मार्जिन से जीत लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यात्रा समाज सेवा करने की एक राजनेता के तौर पर, एक सांसद के तौर पर अब शुरू हुई है जीतने के पश्चात। जीतने के तो बाद क्योंकि आपके मैं संसदीय क्षेत्र पर नज़र डाल रहा था, तो पूरा वनवासी आदिवासी क्षेत्र है, नक्सलवाद का भी प्रभाव इस क्षेत्र पर रहा है, तो चुनौतीपूर्ण कह सकते हैं संसदीय क्षेत्र है आपके लिए। तो क्या क्या प्रमुख चुनौतियां हैं और क्या योजनाएं आपने बनाई हुई हैं? देखिए, आप तो बहुत रिसर्च किए हैं, बहुत अच्छा ही किए हैं, ये सब सच है। तो कंधमाल पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो सेंट्रल उड़ीसा का सबसे बड़ा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो कंधमाल जिला जो है प्रैक्टिकली उसमें 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। टोटल 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कंधमाल जिला में 3 है। वो सबसे गरीब जिला है भारत में। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आकांक्षा जिला है, कंधमाल ऑल्सो आकांक्षा जिला में आता है। उसमें 82% का आसपास है SC/ST पॉपुलेशन। तो पीपुल आर वेरी गुड, वेरी माने सिंपल एंड हम्बल सब कुछ है, लेकिन गरीबी भरती है, अनुन्नति भरती है। तो अनुन्नत जिला को उन्नत जिला में परिणत करने के लिए एक मॉडल पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी करने के लिए मैं इच्छा व्यक्त किया हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री का भी इच्छा है जे डॉक्टर सामंत इस जिला को एक मॉडल पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी करे, मॉडल डिस्ट्रिक्ट करे। तो इसलिए मैं बहुत कुछ वहाँ विकास करने के लिए सोचा हूँ। इन द कमिंग डेज ज़रूर वहाँ बहुत विकास लाऊंगा। पर्टिकुलरली आप चाहते होंगे क्या विकास लाएंगे, बिकॉज कोई एरिया का विकास होने से पहले उसमें शिक्षा अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, रोड कनेक्टिविटी एंड रेल कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, बेकारी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो ये सब कुछ करने का साथ कंधमाल में आपका मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल नवीन पटनायक जी का आशीर्वाद से वहाँ एस्टेब्लिश करना है। रेल कनेक्टिविटी अभी तक वो लोग के लिए सपना है, उसको करना है। सबसे बड़ा अच्छा है वो जिला में कुछ माइंस, मिनरल्स, इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान ने वहाँ पर्यटन का बहुत कुछ वहाँ दिए हैं। तो वहाँ एक दारिंगी बड़ी जगह है जिसको उड़ीसा में हम लोग उसको बोलते कश्मीर ऑफ द इंडिया। तो वहाँ पर्यटन को भी आगे बढ़ाना है। सबसे बड़ा चीज़ मुझे करना है जे परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ द पीपुल कैसे होगा, बढ़ेगा। बिकॉज जितना भी डेवलपमेंट हो, मैं जितना देखा हूँ, जब तक परचेजिंग कैपेसिटी आदमी लोग का नहीं बढ़ता है तब तक वो आदमी वैसे गरीब ही रहते हैं जी। इवन नवीन पटनायक जी बहुत अच्छा रोड कर दिए हैं, वो जिला में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन परचेजिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ेगा उसमें मैं ध्यान दूंगा। उसको ध्यान देने के लिए भी मैं सोचा हूँ कैसे हर घर से एक बच्चा मिनिमम रोजगारक्षम होकर कहीं पर भी कुछ करेगा, जिसमें 10-15 हज़ार रुपया वो घर में आना चाहिए जी। एक बार 10-15 हज़ार रुपया महीने में आ जाएगा वो घर में, तो घर का थोड़ा स्वच्छलता हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इसमें ये सब मैं योजना किया हूँ। हथकरघा और कुटीर उद्योग की कितनी संभावना है आपके क्षेत्र में? आपने कहा कि रोजगार बढ़ेगा, आप पैसा होना चाहिए, परचेजिंग पावर बढ़नी चाहिए और उसके लिए पैसे होने आवश्यक हैं। उसके लिए आपने कहा कि हर घर से कोई ना कोई काम करना चाहिए, जो है उसको रोजगार दिलाया जाएगा। तो अगर इस क्षेत्र में ज़्यादा काम किया जाए तो आपको लगता है कि रोजगार की संभावना उसमें ज़्यादा? जरूर वही प्लान है। कुटीर शिल्प हो, स्किल एजुकेशन हो, बस जो बच्चे को एजुकेशन मिलता है वो कैसे क्वालिटी एजुकेशन होगा जिसमें उसको बाहर जाके वो नौकरी कर पाएगा। और वहाँ जब आदिवासी और ये जनजाति संख्या सबसे ज़्यादा है, वो लोग के लिए वो लोग को जो सूटेबल होगा उसको भी हम लोग उसको ट्रेनिंग दे के, तो मेरा उम्मीद है कैसे माने मैक्सिमम यूथ को नौकरी मिलना चाहिए और बस कार्यक्रम होना चाहिए, नहीं तो एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहिए। ऐसे नहीं जो सब लोग नौकरी करेंगे, वहाँ पर कुछ एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो एवरी एंटरप्रेन्योर कैन एंगेज अनदर 100 पीपल फ्रॉम दैट डिस्ट्रिक्ट। जी,
ये तो आपके संसदीय क्षेत्र के विषय हो गए। आपने कहा कि इन बिंदुओं पर काम करना आवश्यक है और आपने कहा कि ब्लूप्रिंट भी उसके लिए तैयार कर रहे हैं। अपने क्षेत्र के, संसदीय क्षेत्र की जनता की आवाज़ को संसद के भीतर बुलंद करना या उठाना, वो कितना महत्वपूर्ण है? ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं तो पहले जब मुझे 0 आवर में बोलने के लिए मुझे सुयोग मिला, मैं फर्स्ट मेरा कंधमाल पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो लोग का सपना है, एक रेल आना चाहिए, ट्रेन आना चाहिए, रेलवे लाइन आना चाहिए, उसी को ही मैं पहले मैंने उठाया। एंड माननीय अध्यक्ष व वाचस्पति स्पीकर के माध्यम से रेलवे मंत्री को मैं रिक्वेस्ट किया, तो कंधमाल का जो है, संसद का जो है, उसको पार्लियामेंट में उठाना चाहिए। जो एक समाज सेवी से आकांक्षाएं होती हैं उस क्षेत्र के लोगों की, और जो एक राजनेता या एक सांसद से आकांक्षाएं होती हैं, तुलनात्मक दृष्टि में कितना फ़र्क है? क्या आकांक्षाओं का बोझ एक राजनेता पर, एक सांसद पर ज़्यादा होता है समाज सेवी की बनिस्बत? नहीं, ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन पीपुल एक्सपेक्ट मच मोर फ्रॉम ए सोशल वर्कर देन दी प्योरली पॉलिटिकल पर्सन्स। तो वो भी मैं देखा जब प्रचार कर रहा था, हर आदमी का मेरा सांसद क्षेत्र में देखा जी, सबका वही है उम्मीद मेरा ऊपर जी, ये इतना अच्छा आदमी है, अपना जीवन पूरा समाज सेवा में दे दिया है, तो ज़रूर ये आदमी आएगा तो हम लोग का सांसद बन के इस इलाका का कॉन्स्टिट्यूंसी का ज़रूर बहुत कुछ विकास करेगा, उन्नति करेगा। तो ये पूरा सच है। जो सोशल वर्कर है, कभी सांसद बनते हैं, उसका ऊपर आदमी लोग का बहुत ज़्यादा उम्मीद होता है, आशा रखते हैं जो ये आदमी करेंगे, और मेरा ऊपर भी रखे हैं, और मैं भी अपना माइंड अप किया हूँ जो बहुत कुछ करूँगा। दिल्ली मुंबई की अगर बात करें तो संसदीय क्षेत्र काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन अगर राज्यों में इंटीरियर्स की बात करें तो संसदीय क्षेत्र का क्षेत्र भी काफ़ी विस्तृत होता है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं होती हैं, और जो एक सांसद को निधि मिलती है वो बहुत सीमित होती है। तो इतने सारे कार्यों को पूरा करना कितना दूभर है, या फिर उसके लिए किस तरीके से? और सांसद को जो निधि मिलता है वो तो कुछ भी नहीं है मेरा ये कि, बिकॉज मेरा जो है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, समस्या बहुत है, 1000 से ज़्यादा समस्या है, और मैं बोला जी पीपल आर वेरी पुअर जी, तो वहाँ पर सांसद निधि जो 5 करोड़ है कुछ भी नहीं है, इट्स ए पीनट। लेकिन मुझे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का सब स्कीम्स लेके वहाँ इम्प्लीमेंट करना है। बिसाइड्स दैट मुझे भगवान का कृपा से सारा दुनिया प्यार करते हैं, आदमी प्यार करते हैं, तो मैं प्राइवेट फंड भी बहुत वहाँ कोशिश करूँगा, प्राइवेट फंड का माध्यम से बहुत कुछ प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो कॉरपोरेट दे कोई भी दे, बिकॉज मुझे आदमी प्यार करते हैं, दैट इज़ माई एसेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, आप जो बोले एमपी लैड फंड हो, एंड बिसाइड्स दैट ऑल्सो कॉरपोरेट वर्ल्ड से लेके सबसे मांग के वो एरिया को मैं बहुत विकास करूँगा। जी, अगर पार्टी के तौर पर देखें तो बीजेटी के सांसदों का अगर 16वीं लोकसभा के भीतर भी उनका बहुत सहयोगात्मक रवैया रहा था, नीरशेर विवेक के आधार पर वो सपोर्ट या विरोध करते थे सरकार का। इस बार भी क्या उसी तरीके का प्लान है या कुछ उसमें थोड़ा सा बदलाव है? देखिए, हम लोग का जो मुख्यमंत्री है, लीडर है, बीजू जनता दल का सभापति है व राज्य का मुख्यमंत्री है, बहुत सिंपल हम्बुल है, और वो ज़्यादा विरोध नहीं करते हैं, ऑनलेस अनटिल इट इज़ रिक्वायर्ड। तो वो सब टाइम कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट करते हैं। हम लोग को भी बोलते हैं जो करना है कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट लेके करो। तो उस टाइम भी आप जो बोले 16 लोकसभा क्षेत्र में अभी जो 17 भी हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री ऑलरेडी खुद बोल चुके हैं जे हम लोग जो काम देश के हित में है, राज्य के हित में है, उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट जरूर करेंगे। तो हम लोग वही जो हम लोग एमपी साहब सब है बीजू जनता दल से, तो हम लोग जरूर कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट करेंगे देश का हित के लिए, राज्य का हित के लिए। जी, कुछ लोग राजनीति से थोड़ा सा दूर रहते हैं, उनको लगता है कि राजनीति सही क्षेत्र नहीं है। आपका पूरा जीवन अपने आप पे एक पूरी प्रेरणा है। क्या ऐसे लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? जरूर। एक क्वेश्चन तो मुझे 1000 प्रेस पर्सन सब आदमी मैंने मेरा वो पूछ चुके हैं, आप जो पूछ रहे हैं,
मेरा मैं बोला हूँ, अभी भी आपका माध्यम से बोल रहा हूँ, राजनीति में आने के लिए कुछ कुछ आदमी बहुत ये बोलते हैं नकारात्मक इसलिए आए, लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ, एक आदमी वो जिसमें भी हो, बिजनेस में हो, इंडस्ट्री में हो, शिक्षा में हो, समाज सेवा में हो, राजनीति में हो, कहीं पर भी हो, वो अपने आप को ऑनेस्ट, डिसेंट, ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं, तब कोई भी लाइन हो उसके लिए खराब नहीं है। एंड आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल। मैं आज तक इतना बड़ा समाज सेवा करता हूँ, इतना बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में स्थापना किया हूँ, क्या पैसा क्या है यूनिवर्सिटी का, लेकिन अपने आप को लग्जरी से, पैसा से दूर रखा हूँ। तो मेरा प्रॉमिस है वैसे ही मैं अपने आप को रखूँगा, इवन इफ आई एम इन पॉलिटिक्स एज मेनी डेज एज पॉसिबल। जी, और आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच सामंजस्य होना चाहिए, तभी आप अपने क्षेत्र की लोगों की आकांक्षाएं पूरी कर सकते हैं, या कोई भी सांसद? देखिए, कुछ भी उन्नति के लिए, विकास के लिए सामंजस्य बहुत जरूरी है। तो जब हम लोग सब चाहते हैं देश का उन्नति होना चाहिए, तो राज्य का उन्नति नहीं होगा तो देश का उन्नति नहीं होगा। राज्य का उन्नति तब होगा जब हम लोग का सांसद क्षेत्र उन्नति होगा, तब होगा। तो इसमें डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, उन्नति के लिए सामंजस्य बहुत जरूरी है। अपने आप का कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, लेकिन जब कॉमन बात आएगा, बिकॉज सब लोग चाहते हैं जे कैसे विकास हो, तब हम लोग का अंदर सामंजस्य रहने से ही पब्लिक का उन्नति होगा, माने सांसद क्षेत्र का उन्नति होगा, राज्य का, देश का उन्नति होगा। क्या बात है। और आपने जैसा लोगों से कहा कि राजनीति में आए या किसी भी क्षेत्र में आए, आप पेशेंस के साथ काम करें, जज्बे के साथ काम करें, और आपका जिस तरीके से ईश्वर ने साथ दिया, अगर ईमानदारी से काम करेंगे अपने क्षेत्र में, तो ईश्वर उनके साथ बना रहेगा। आप आए, सांसद से संवाद में बातचीत की, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और सांसद से संवाद में आज के लिए इतना ही। सांसद से संवाद में आपसे फिर भेंट होगी एक और सांसद के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।